हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिसीजन करने वाले हैं और डिस्कस स्पेशली उन टॉपिक पे करेंगे जो टॉपिक आपके लिए हो जाती है बहुत ज्यादा खास। हम बात कर रहे हैं टॉपिक की कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर गैस आखिर ट्रांसफर कैसे होता है। रुधिर का परिवहन आपके बॉडी के अंदर होता है रुधिर रुधिर के माध्यम से ही, यानी ब्लड के माध्यम से ही शरीर के सभी हिस्सों में आपका गैस जाता है। लेकिन बात ये आती है कि भाई ये कैसा लॉजिक है कि रक्त मतलब कि द्रव के माध्यम से गैस जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और दूसरी बात हमें ये जाननी है कि हमारा रुधिर के माध्यम से क्यों जाएगा। भाई बात यह है कि अगर रुधिर से जाएगा तो कैसे जाएगा, और बात एक ये भी है कि रुधिर से ही क्यों जाएगा, रक्त से ही क्यों जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन को जाना है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है तो यह रक्त के माध्यम से ही क्यों जाएगा। इसके अलावा क्या अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन है तो कौन सा है? अगर इसी से जा रहा है तो रीजन क्या है। इन सभी महत्वों के बारे में, इन सभी कारणों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको तो पता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। भाई ऑक्सीजन इतना ज्यादा उपयोगी है कि अगर 2 मिनट सांसें बंद हो जाए तो हमारी सांसें खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। हम जिंदा है उन सांसों की बदौलत, और सांसें कहां से आती है? उन ऑक्सीजन की बदौलत। और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर पूरे में फैलाने का काम किसका होता है? तो ब्लड का होता है। अब बात हमारा ये जरूरी है कि ब्लड की हमें जानकारी चाहिए कि ब्लड ये लेके कैसे जाएगा। फिर बात आती है कि ये ब्लड है, उन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा कैसे। हमने तो अभी तक सुना था कि ब्लड है तो खून के अंदर खूब से खूब क्या हो सकता है भाई, जल को हम घुला सकते हैं, इसमें जल मिला रहता है, जल मिल सकता है। या फिर कोई लिक्विड है तो इसके साथ कोई अन्य लिक्विड हम डाल देंगे तो हो सकता है कि यह द्रव का द्रव में मिलन हो जाए, मिल जाए। लेकिन बात क्या हो रही कि इस खून के अंदर बात हो रही कि ऑक्सीजन आके मिल जाए। कौन आके मिल जाए भाई? ऑक्सीजन मिल जाए। आके कौन मिल जाए? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। भाई ये कैसा लॉजिक है? तो बिल्कुल भाई यही लॉजिक है कि ये घुलेगा कैसे, और हमारे बॉडी के अंदर पूरा घुमाने के लिए इस ब्लड की, इस खून की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान का पहले महत्व क्या है। आदान प्रदान का महत्व पहले तो ये जान लेते हैं कि गैसों का आदान प्रदान का महत्व क्या हमारे बॉडी के अंदर, कौन कौन से महत्व है जिनके वजह से हमारी जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो भाई सबसे जरूरी है कि बॉडी के सभी भागों में पहुंचने की बात, सभी भागों में जाने की बात है। तो सभी भागों में जाने की बात है तो इसके लिए आदान प्रदान जरूरी होगा। आदान प्रदान नहीं होगा तो सभी भागों तक पहुंचेगा कैसे। दूसरा नंबर अगर बात करें तो कहते हैं कि भाई भोजन बनाना है, जो भोजन बना पहुंचा है हमारे बॉडी के अंदर उनसे ऊर्जा भी तो प्राप्त करनी है। फ्री में छोड़ दे उसको नहीं ना भाई, ऊर्जा भी तो चाहिए। फिर ऊर्जा के लिए चलो मान लिया कि ऊर्जा भी मिलेगी, फिर आप कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेकार है, ये जहरीला चीज है, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये भी मान लिया जरूरी है भाई। इसके बाद अगर बात करें तो हम कह लेंगे कि भाई कि इनके अलावा इनके साथ अन्य पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है, इनके साथ अन्य पदार्थ भी घूम फिर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को लेके जाना होता है, यहां से मान लीजिए कि आपको जाना है, मान लीजिए आप दिल्ली है, किसी को लेके जाना है गोवा, तो आप सोचिएगा ना कि चलो भाई कोई बात नहीं है, इसको लेकर जाएंगे, इसका काम भी हो जाएगा, थोड़ा हम घूमियो लेंगे, है ना जी, गोवा वाले बीच पर, है ना जी। तो कहने का सेंस क्या है कि इनके साथ यही थोड़ा ना जाएगा जी, इसके साथ और भी जाएगा, वो बेचारा गोवा वाले बीच पे घूम लेगा, थोड़ा घूमेगा ना जी। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सभी के साथ अन्य जो है वो भी घूम लेता है। तो बात इतना ज्यादा है तो कंफर्म हो गया कि महत्वपूर्ण तो हो गया कि हमारे बॉडी को चाहिए गैस। अब ये समझ में आ गई कि हमारे बॉडी के अंदर गैसों का इतना ज्यादा महत्व है, तब बात ये आती है कि ये बेचारा इतना बड़ा काम जो है करता कौन है, इस जगह जगह पहुंचाएगा कौन।
मान लीजिए कि जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाला लेके आता है, होम डिलीवरी देता है ना जी, कि आप एगो सामान 10 रुपए का चाहे 50 रुपए का ऑर्डर करते हैं, आपके गेट पे ठकठका के आगे देके जाता है, देके जाता है ना जी। तो इसके अंदर कौन फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेलर चलता है भाई? कोई तो होगा। तो दरअसल क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर ये जो गैसों के आदान प्रदान वाला जो काम है, यह काम करता कौन है? इतना खतरनाक काम और इतना रिस्की काम करता कौन है? तो रिस्की काम इसका करने का, यह आदान प्रदान वाला जो काम है, यह काम करता कौन है? तो ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। इसको हम कहते हैं रुधिर, रुधिर कहेंगे, इसको कहते हैं रक्त, इसको क्या कहते हैं? खून। भाई साहब जो बोल लीजिए, रुधिर, रक्त, खून। रुधिर गड़बड़ लिखे है क्या? बोलना चाहिए आप लोगों की गड़बड़ लिखते हैं सर, टंगड़िया इधर से नहीं उधर से कर लीजिए, अभी भी गड़बड़ लग रहा है रुधिर। ये पहले वाला ही सही था, ये वाला थोड़े ना, यही वाला सही था। चलो लिख देते हैं फिर से, रुधिर, रुधिर, राइट, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसमें रुधिर कह लीजिए, रक्त कहिए, या फिर खून कहिए। अब जरा बात कर लीजिए ब्लड की। तो कह रहा है कि भाई गैसों का आदान प्रदान का महत्व मतलब काम कौन करेगा? तो यह खून करेगा। कोई कह दिया कि भाई खूने काहे करेगा, यह वो फालतू हुआ है कि काम करता फिरेगा। तो दरअसल ये कहता है कि शरीर के कोने कोने में फैला हुआ है, शरीर के कोने कोने तक यही फैला है। कोने कोने तक कौन फैला भाई? तो रुधिर, आपका रुधिर पहुंचा है, मतलब खून पहुंचा हुआ है। यह शरीर के अंदर धमनी, धमनी, सीरा, सीरा, यहां तक कि आपका फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस शीरा, और क्या भाई? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, धमनी, शीरा। इसके अलावा महाधमनी, महासीरा, महाधमनी, लो भाई, महासीरा, महासीरा। इसके अलावा यहां तक कि बाल तक की, बाल जैसे पतले रक्त केशिकाएं भी इसके पास मौजूद है। तो समझिए इतना ज्यादा इसका लंबा चौड़ा जाल है। तो बताइए, ये बताइए कि फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह डिलीवरी देगा कि नहीं? अमेजोन की तरह डिलीवरी देगा कि नहीं देगा? देगा भाई। फ्लिपकार्ट की तरह डिलीवरी देगा कि नहीं देगा? तो बिल्कुल देगा भाई। इतना ज्यादा जाल इसीलिए फैलाया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह क्या करेगा? ये डिलीवरी देगा। क्लियर है? तो अब देखिए, धमनी, सीरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, अब इतना ज्यादा जाल है तो ये करेगा। और यह क्या करेगा? यह यहां तक कि प्रत्येक कोशिका तक लेके जाएगा। क्या करेगा? इसी के पास क्षमता है कि यह क्या करेगा? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ब्लड के पास है। अब तो समझ में आ गया होगा कि महत्व इतना तगड़ा, तो उसमें ब्लड का महत्व कितना तगड़ा है ना जी। मतलब कि ब्लड तो बहुत गंभीर वाला बात हो गया कि ये अगर न रहे तो मामला सेटल ही नहीं होगा। मतलब गैसों के आदान प्रदान का पूरा सीरियस रोल की अगर बात की जाए तो पूरा मेन रोल कौन लीड करेगा? तो ब्लड इस लीड रोल को निभाएगा। क्लियर है आप लोग को? तो ब्लड का काम हो गया। गैसों का आदान प्रदान का महत्व भी समझ लिए हम लोग, ब्लड का भी कर लिए। अब बात जरा करते हैं कि ब्लड अगर लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा भाई? ब्लड कैसा होता है भाई? तो ब्लड कहिएगा कि लिक्विड होता है, तरल में रहता है, और हमें लेके क्या जाना है? गैस लेके जाना है। क्या लेके जाना है? गैस लेके जाना है। भाई साहब ये कैसे लेके जाएगा? एगो है लिक्विड, एगो है गैस। ये गैस वाला मटेरियल लेके कैसे जाएगा? मामला तो गंभीर है। लगता नहीं कि लेके जाएगा ये। ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा? कंफ्यूजन है भाई। तो करेगा, एकदम करेगा। तरल जो है ना, ये गैस का करेगा। कोई पूछेगा भाई काहे करेगा, आपको बताओ। तो दरअसल क्या है कि जो ब्लड है ना, तो ब्लड के अंदर जो जल है, तो जल के अंदर, जल जितना ज्यादा घुल सकता है खून के अंदर,
उससे कई गुना ज्यादा यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता है। अब मुंह खुला का खुला रह जाएगा भाई, और हिस्सा कैसा बात है भाई? तो बिल्कुल ऐसा ही बात है कि जल जो ब्लड के अंदर घुल सकता है उसका कई गुना ज्यादा आपकी क्षमता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पास होती है, जो इस ब्लड के अंदर घुलने में आसानी होती है। तब कहेंगे भाई भरसक ने ये रोल ले रहा है, तब नहीं इतना ज्यादा अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला ये सप्लाई दे रहा है जी। कोशिका कोशिका तक बिल्कुल एकदम पकड़ के उठा के ले जा रहा है, लंगड़ी टंगड़ी खींच के, बीच में छोड़ेगा ही नहीं। तो जरा बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए इस तरल के पास ऐसा क्या मटेरियल है जो इतना जोर से बांध के पकड़ के उठा के खींच के लेके जाता है ना जी? कुछ ना होगा ना, कोनो मशीन होगा ना कि पकड़ के ले जाएगा कैचअप करने वाला। तो जरा बात कर लेते हैं उस कैचअप करने वाली मशीन की, जिसके कारण ब्लड इसको लेकर जाता है। तो अगर बात करें कि ब्लड के अंदर वाली मशीन जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, अब लेके जाने की बात कीजिएगा तो इसके मशीन का बात कीजिएगा तो मालूम करना पड़ेगा ना कि इसके पास कौन कौन मशीन रखा हुआ है, कौन कौन इसके साथ में एजेंसी जुड़ा हुआ है, तो आपने मालूम चलेगा जी। तो जरा बात कर लेते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से दो ही एजेंसी आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। एक का नाम है हीम, एक का नाम है हीम और दूसरे का नाम है ग्लोबिन। कह रहे वाह जी वाह, हत्ती चूंकि नाम है हीम और दूसरा ग्लोबिन, यही दोनों ये काम कर देता है। तो कहता है इसको हल्का में ना लो, ये जो हीम है ना ये फास्फोरस का पायरीन रखता है, आयरन का पायरीन रखता है। आयरन मतलब फेरस है ना जी, फेरस का पायरीन वाला जो यौगिक है यह अपने अंदर रखता है हीम। इसका नाम हीम का मतलब बर्फ ना समझ लीजिएगा, हीम का मतलब लोहा, लोहा का मटेरियल ये अपने अंदर रखता है, लोहा का यौगिक रखता है। और समझिए कि इस ब्लड में इसकी मात्रा सिर्फ 5% होता है। कितना प्रतिशत होता है? सिर्फ 5%। लेकिन यह 5% पूरे ब्लड के लिए खतरनाक साबित होता है। यह 5% में समझिए ध्यान से कि अगर 1 ग्राम अगर हीम अगर मिल जाए ना तो समझिए कि 1.3 ml जो होगा आपका क्या, 1.3 ml O2 को या CO2 को अपने अंदर बांधने की क्षमता रखता है। 1 ग्राम हीम 1.3 ml ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बांधने की क्षमता रखता है। तो कहिएगा भाई सच में ही खतरनाक है, ऐसा ही थोड़े ना इसका नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे रीजन है तब इतना खतरनाक हुआ है। और दूसरा पार्ट समझिए कि हीम से तनिको कमजोर ना है ग्लोबिन, आप है ना जी। इधर ये लोहा है तो ये ग्लोबिन जो है यह एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन है। और ऐसा प्रोटीन जो पूरे को बांध कर रखने में मदद करता है। अब समझिए प्रोटीन और लोहा दोनों समझिए कितना मजबूत है, इन दोनों के बीच में अगर आके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फंस गया तो बताइए निकला होगा जिसमें से? निकल ही नहीं पाएगा। आप बताइए ना कि आपको लोहा के जंजीर में बांध दिया जाए चारों तरफ से एकदम जाल में, तो बताइए आप निकल जाइएगा? जब आप नहीं निकल सकते तो बेचारा ऑक्सीजन के पास तो हाथों पैर ना है, वो कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना जी। सीधे शब्दों में बात कही है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इतना जबरदस्ती ब्लड पकड़ता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना जी। तो ये हीम आपका जिसके अंदर फेरस पायरीन आपका बंधा हुआ होता है, यह अपने अंदर आपका ऑक्सीजन को बांध लेता है और ग्लोबिन उसके ऊपर से कवर करके ढक देता है। अंदर ही बॉन्ड बना, अब बाहर से ढक दिया, अब बेचारा निकलेगा कैसे? निकलने का कोनो सवाल ही नहीं है। तो आसानी से बेचारा मजबूरी में अंदर जाने लगता है। ये सारा काम अंदर जो होगा वह सभी का सभी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये मामला जब अगर होगा इतना ज्यादा खतरनाक है तो यह एक बार बॉन्ड बना लिया तब तो अस्थायी हो गया होगा। बात एक और आती है कि ये कितना ज्यादा को ये रखेगा अपने पास में। हम तो कह ली कि 1 ग्राम 1.3 ml रख लेगा, लेकिन कितना क्षमता है इसके पास की रखेगा? तो कहता है कि फेरस जो यहाँ पे मिलेगा, जो लोहा मिलेगा
इसके पास क्षमता है कि एक जो फेरस होगा वह 4 प्रकार चार्ज होंगे ऑक्सीजन के कितने O2 के 4 अणुओं को अपने पास बांधने की क्षमता रखता है। ध्यान से समझिएगा, एक फेरस का जो अणु होगा वह 4 ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। मतलब क्या, इसके अंदर जो बंधन बनेगा वह फेरस के ऑक्सीजन के साथ एक अणु से लेकर 4 अणु तक में यह बन सकता है। फेरस के एक अणु से लेकर कितने अणु तक में बन सकता है? एक से 4 अणु के बीच में यह बन सकता है। और यह 1 से 4 अणु जो बनेगा फेरस का, 1 से 4 अणु बनेगा, यही बांधकर आगे की क्रियाओं को लेके जाए। क्लियर है आप लोग को? जैसे समझिए एक बार कि जैसे फेरस का मान लीजिए कि हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो यह मान लीजिए कि H6 और O का 8 है, ठीक है। अब यहां से टूटेगा ऑक्सीजन, अगर टूटेगा तो क्या हो जाएगा? H6O6 हो सकता है। फिर अगर निकलेगा तो क्या निकल सकता है आपका? कंडीशन देखिए कैसे चेंज होता है। H6O8 H6O6 H6O4 H6O2, ठीक है। यह जिस रूप में ऑक्सीजन निकलता जाएगा वह इसका फॉर्म बदलता चला जाएगा। मतलब क्या, ऑक्सीजन को बांधने का इसके पास पूरा ऑप्शन है। मतलब सीधे रूप में कहा जाए हम तो थोड़ा सा और इसे समझने की कोशिश करें तो समझिए सीधा कि ये हीमोग्लोबिन जो बनाएगा, जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के बंधन के साथ में यह 1 से लेकर 4 तक बंधा हो सकता है। और एक ऑक्सीजन में 2 अणु आपके रहते हैं, तो अगर 4 ऑक्सीजन के अणु मिल जाए तो उसमें कितने मिलेंगे? तो 8 ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा। ये सारा चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जरा सा बात कर लेते हैं कि आखिर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कैसे करता है, ठीक है। हालांकि ऑक्सीजन को एक बार पूरी क्रिया के साथ और पूरी उसके बाद आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के साथ एक एक करके डिटेल में समझना है, लेकिन फिर भी आप ब्रीफ में जरा समझ लीजिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संचरण यह जो ब्लड है यह कैसे करता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं खून के अंदर इसके घूमने की या जाने की, ले जाने की, ठीक है। ये समझ जाएंगे तो इनकी क्रियाएं आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। जरा समझिए कि यह ब्लड है, ठीक है। अब यह ब्लड जो है आया शिरा में, अब यहां पे ऑक्सीजन के साथ इसका बंधन बन गया, तो ऑक्सीजन और प्लस में हीमोग्लोबिन यानी कि Hb, ये मिल गया बेचारा। इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती जमी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ये दोनों सोचा कि भाई बहुत अच्छे दोस्त है हम लोग, अब अच्छी खासी हमारी दोस्ती बन गई है। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोनों आदमी घूमने के लिए निकलते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई चलो भाई बढ़ जा, चलो बढ़ जाओ। ये जब किसी कोशिका के पास पहुंचता है तो ऑक्सीजन कहता है कि नहीं भाई अब मेरा कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है, हम जाएंगे। हीमोग्लोबिन कहता है भाई ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें घूमने जाने का मन है घूम के आओ, लेकिन फिर साथ में चलेंगे। कह रहे ठीक है, तुम इंतजार करना, इंतजार करो। ये अंदर जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोशिका के अंदर बेचारा हीमोग्लोबिन बाहर वेट करता है कि मेरा भाई आएगा, मेरा दोस्त आएगा, मेरा यार आएगा, साथ में उसे लेके जाना है। लेकिन अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन का मुलाकात किससे हो जाता है? C6H12O6 से हो जाता है, ग्लूकोज से हो जाता है और इसके पायरुवेट से होता है, और ऑक्सीकरण करके यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। बेचारा ऑक्सीजन अंदर गया, उसकी हालत खराब हो गई, वो चेंज हो गया, खत्म हो गया। बेचारा हीमोग्लोबिन अभी भी बाहर वेट कर रहा है कि मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा यार बाहर आएगा। बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बना, यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद तुरंत गेट पे ही से हीमोग्लोबिन दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन से पूछता है कि भाई
क्या बात है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो कह रहा है कि मेरा दोस्त एक है जो ऑक्सीजन अंदर गया है, वो बेचारा अभी तक बाहर नहीं आया। तो बोला कि भाई हम अंदर से आ रहे हैं, अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन आपका जो जिस दोस्त की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। उससे अच्छा है, उसके इंतजार करने से अच्छा है मेरे से दोस्ती कर लो, वहां पे कोई है ही नहीं, वो खत्म हो गया। हीमोग्लोबिन सोचता है कि भाई चलो, अब बेचारा वो रहा ही नहीं, तो क्या करें उनके लिए? हम ये काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अकेले है, दोनों आदमी साथ में चल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ में लेके आता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ के, जैसे ये फेफड़े के पास पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है भाई तुम जरा वेट करो, हम जरा 2 मिनट का काम है अंदर से करके आते हैं। बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, तो फिर ये वापस नहीं आता, उधर से ऑक्सीजन वापस आता है। ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, और इसी के माध्यम से ब्लड के अंदर जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट करता है। आशा है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट कैसे करता है। हालांकि कल हम डायग्राम के फॉर्म से जानेंगे कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कैसा होता है। दोनों क्रियाओं को हम लोग बारीकी से समझेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।